हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर पॉलीफेज सर्किट्स पढ़ रहे हैं और उसमें भी अब मैं आपको थ्री फेज सर्किट्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि एसी सर्किट्स का पार्ट है। इससे पहले जो कुछ भी पढ़ा था वो सिंगल फेज सर्किट था, एसी सर्किट। अब हम थ्री फेज एसी सर्किट पर आ चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने पॉलीफेज सर्किट्स की इम्पोर्टेंस बताई थी कि उसमें ज़्यादा अमाउंट में पावर ट्रांसमिट होती है, इसलिए एसी सर्किट सिंगल फेज की जगह पॉलीफेज प्रेफर किए जाते हैं। और उसमें भी मैंने बताया था कि थ्री फेज सर्किट्स हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ज़्यादा नंबर ऑफ सर्किट्स हो जाते हैं, मतलब 6 फेज या 12 फेज या 9 फेज ऐसे सर्किट्स होंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी सर्किट की बढ़ जाती है, तो हम थ्री फेज सर्किट को प्रेफर करते। अगर थ्री फेज को करते तो टू फेज को क्यों नहीं करते? तो टू फेज सर्किट अगर हम बनाते या टू फेज पावर जनरेट करवाते, टू फेज वोल्टेज जनरेट करवाते और थ्री फेज वोल्टेज जनरेट करवाते, तो थ्री फेज वोल्टेज जनरेशन और टू फेज वोल्टेज जनरेशन में ज़्यादा कॉस्ट में डिफरेंस नहीं आता और पावर ज़्यादा थ्री फेज में जनरेट होती है। इसलिए हम थ्री फेज पावर सिस्टम डेवलप किए हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब थ्री फेज सर्किट हम यूज करते हैं टू फेज के रिस्पेक्ट में। मतलब यहाँ तक तो हम ये फिक्स कर चुके हैं कि हमारा पॉलीफेज सर्किट जो होगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम थ्री फेज सर्किट ही होता है और एक्चुअल इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है वो थ्री फेज ही प्रेफर किया जाता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कई बार कन्वर्टर इन्वर्टर के इन्वॉल्वमेंट के साथ हम वहाँ पर 6 फेज 12 फेज 9 फेज के भी सर्किट्स बना लेते हैं, बट वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं। तो चलिए मैं आपको थ्री फेज सर्किट्स के और ज़्यादा एडवांटेजेस बता देती हूँ। मैंने पॉलीफेज के तो बताए थे, थ्री फेज के और एडवांटेजेस बता देती हूँ। वो ये है कि थ्री फेज मोटर्स जो होती है वो एब्सोल्यूट यूनिफॉर्म टॉर्क हमेशा जनरेट करते हैं। साथ में अगर हम सिंगल फेज मोटर के टॉर्क को देखें तो वो पल्सेटिंग टाइप का होता है, यूनिफॉर्म टॉर्क नहीं होता, तो फिर प्रेफर थ्री फेज मोटर ही की जाती है। साथ में अगर सेम पावर ट्रांसमिट करनी है एक सिंगल फेज सिस्टम में और एक थ्री फेज सिस्टम में, तो थ्री फेज सिस्टम में जो मटेरियल लग रहा है वो कम लगता है सिंगल फेज सिस्टम के रिस्पेक्ट में, तो फिर से हम थ्री फेज सिस्टम ही यूज करेंगे सेम पावर को ट्रांसमिट करने में। और आप ये भी देखेंगे कि थ्री फेज मोटर्स और थ्री फेज जनरेटर्स जो होते हैं उनका आउटपुट ज़्यादा होता है। और आगे जाके मैं आपको इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर में बताऊंगी कि थ्री फेज मोटर्स जो होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है, पर सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। वहाँ पे एक्स्ट्रा मीन्स हमको यूज करने पड़ते हैं जो कॉस्ट बढ़ाते हैं मोटर को स्टार्ट करने में। तो इस तरीके से थ्री फेज मोटर्स, थ्री फेज जनरेटर्स विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल फेज मोटर, सिंगल फेज जनरेटर्स, या थ्री फेज पावर ट्रांसमिशन विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल फेज पावर ट्रांसमिशन बहुत फायदेमंद होता है इन टर्म्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल यूजेज, इन टर्म्स ऑफ मैक्स मोर आउटपुट, इन टर्म्स ऑफ टॉर्क, एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ओवर देयर। लास्ट वीडियो में मैंने थ्री फेज सिस्टम के लिए 3 वोल्टेजेस की बात की थी और थ्री फेज जनरेटर जो होता है वो 3 वोल्टेजेस जनरेट करता है अपने आउटपुट टर्मिनल्स पर, और वो तीनों वोल्टेज साइनोसॉइडल पैटर्न के होते हैं और तीनों के बीच का फेज डिफरेंस 120 डिग्री होता है। तो उन 3 वोल्टेजेस को हम साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये वेवफॉर्म ड्रॉ करना भी मैंने सिखाया था। अब मोस्टली हम थ्री फेज सिस्टम जो है वो रेड, येलो और ब्लू कलर से आइडेंटिफाई करते हैं, इन 3 कलर के वायर से आइडेंटिफाई करते हैं। तो रेड हमेशा इंडिकेट करता है एक फेज को, येलो हमेशा इंडिकेट करता है दूसरे फेज को और ब्लू हमेशा इंडिकेट करता है थर्ड फेज को। तो इसलिए यहाँ पर मैं V1, V2 और V3 3 वोल्टेजेस ना शो करके VR, VY और VB ऐसे 3 वोल्टेजेस शो कर रही हूँ जो वेवफॉर्म में दिखा रही हूँ कि वो 120 डिग्री एक दूसरे से दूर है। मतलब फर्स्ट VR वोल्टेज से 120 डिग्री VY है आगे पीछे और VY से 120 डिग्री पीछे VB है। तो ये तो वेवफॉर्म के फॉर्म में हमने इसको शो कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। सेम अगर मैं एक्सप्रेशन में बता दूं तो साइनोसॉइडल पैटर्न है, तीनों की हाइट सेम है, तो मैक्सिमम वैल्यू तीनों में VM, VM, VM है। तो
तो वी आर जो होगा वी एम साइन ओमेगा टी है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे वी आर का भी 0 है, तो इसलिए ओमेगा टी प्लस 0 है, मतलब कोई एंगल डिफरेंस नहीं है। पर वी वाई जो है वो 120 डिग्री पीछे है वी आर से, तो साइन ओमेगा टी अगर रेफरेंस से वी आर का, तो साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री मैं वी वाई को एक्सप्रेस करने में शो करूंगी, और वी बी को एक्सप्रेस करने में वी एम तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है ही, साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री ऐसे एक्सप्रेस करूंगी। इसी को अगर मैं फेजर फॉर्म में फेजर डायग्राम पर शो करती हूँ, तो ये मेरा रेफरेंस वोल्टेज हो गया वी आर, सेम लेंथ का मेरा वी वाई होगा आरएमएस वैल्यू, ये तीनों आरएमएस वैल्यू जो कि फेजर लेंथ होती है। आप सिंगल फेज सर्किट में मेरे शुरू के वीडियोस फेजर से रिलेटेड, एसी फेजर से रिलेटेड देखिएगा, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो वी आर, वी वाई और वी बी तीनों लेंथ में समान है, क्योंकि आरएमएस वैल्यू इसकी भी वी एम अपॉन रूट टू होगी, इसकी भी वी एम अपॉन रूट टू होगी, इसकी भी वी एम अपॉन रूट टू होगी। पर वी आर फेजर से 120 डिग्री पीछे वी वाई फेजर होगा, वी वाई फेजर से 120 डिग्री पीछे वी बी फेजर होगा। अगर मैं रेफरेंस फेजर को की लंबाई वी आर से शो कर रही हूँ और वी आर 0 डिग्री बता रही, तो मैं इन तीनों की लंबाइयों को सेम बता सकती हूँ और है भी, तो यहाँ पे मैं सफिक्सेस ना दूं तो ये हो जाएगा वी एंगल 0 वी आर, ये हो जाएगा वी एंगल माइनस 120 डिग्री वी वाई, मतलब ये भी वी है, पर चूंकि ये फेजर से बेटा, इसलिए मैं इसके नाम में इनके वोल्टेजेस के साथ सफिक्सेस आर लगा रही हूँ, पर जब इनको मैं पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर रही हूँ तो मैग्नीट्यूड को सेम लेंथ से शो कर रही हूँ। तो ये वी एंगल 0, वी एंगल माइनस 120 डिग्री और वी एंगल माइनस 240 डिग्री, या वी एंगल प्लस 120 डिग्री भी हो सकता है। तो वी बी को हम कहेंगे वी आर से 240 डिग्री पीछे है, या वी बी वी आर से 120 डिग्री आगे, कुछ भी कह सकते हैं। अब ये 120 डिग्री कहाँ से फिक्सअप हुआ वो मैंने आपको बताया था, 360 डिग्री को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्किट्स 3, क्योंकि ये 3 फेज सिस्टम की बात करें, 360 डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड करूंगी तो 120 डिग्री आ रहा है, और ये फेज डिफरेंस बता रहा है उन 3 वोल्टेजेस के बीच में जो 3 फेज सिस्टम के सप्लाई वोल्टेज है या 3 फेज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। पर ये 360 डिग्री क्यों है ये भी मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को। तो ये तो हो गया बेसिक पूरा 3 फेज सिस्टम का, पर ये हो गया वेवफॉर्म के तरीके से एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करना, फेजर डायग्राम से ग्राफिकली एक्सप्रेस करना, पोलर फॉर्म में इनके मैग्नीट्यूड्स को एक्सप्रेस करना, इनके एंगल्स को एक्सप्रेस करना, ये सब तो मैथमेटिकली बिल्कुल ठीक है बेटा, पर ये जनरेट होते कैसे हैं? मतलब 3 फेज के वोल्टेजेस तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री के कैसे जनरेट होते हैं ये हमें समझना जरूरी, तब तो हम समझ पाएंगे कि जनरेटर से जनरेट होने वाले वोल्टेजेस 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है और उनके मैग्नीट्यूड सेम है। तो चलिए वही चीज मैं आपको समझाने जा रही हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में 3 फेज कनेक्शंस कैसे बनते हैं वो उस पर हम बात करेंगे, पर अभी मैं बेसिक पूरा पॉलीफेज सर्किट्स बताया और अब मैं 3 फेज बता रही हूँ, और अब मैं 3 फेज का जनरेशन कैसे हो रहा है वो बताने जा रही हूँ। अब 3 फेज का अगर जनरेशन समझना है तो ये बेसिक चीज समझना बहुत जरूरी। क्या ड्रॉ किया है, मेरे पास एक जनरेटर है और जनरेटर में एक स्टेटर होगा, स्टेशनरी पार्ट होगा, जिसमें हम हमेशा स्लॉट्स कटी होती, मतलब ये पूरी पेरीफेरी है स्टेटर की, और इस स्टेटर की पेरीफेरी में स्लॉट्स कटी हुई है, मतलब कंडक्टर रखने की जगह बनी हुई है, तो ये स्टेटर हो गया। और बीच में रोटर होता है जिसपे मैं पोल्स मान लेती हूँ, मैग्नेटिक पोल्स है। ये अभी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे देख रहे हैं तो ये समझिए कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन हो रहा है। रोटेटरी मोशन को या मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो जनरेटर होता है, और मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में ट्रांसफॉर्म करे तो वो मोटर होता है। अभी मैं बात करी 3 फेज वोल्टेज कैसे जनरेट होते हैं, मतलब मैं जनरेटर की बात कर रही हूँ तो मैकेनिकल एनर्जी को मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना बता रही हूँ, पर ये कैसे पॉसिबल है, वो 3 वोल्टेजेस जो एक दूसरे से 120 डिग्री पीछे होंगे वो कैसे जनरेट होंगे उससे रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक
एसी जनरेटर लिया और एसी जनरेटर का एक कंपोनेंट होता है स्टेटर जो कि स्टेशनरी होता है और थोड़े से एयर गैप के बाद अंदर एक रोटर होता है जो कि रोटेटरी पार्ट होता है और वो घूमता है, वो शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। कोई भी जनरेटर या मोटर जो होती है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। तो ये स्टेटर है जिसकी पेरीफेरी रिंग्स टाइप की मैं दिखा रही हूँ, फिर एक छोटा सा एयर गैप होता है, फिर सिलेंड्रिकल रोटर होता है। मतलब ये सिलेंड्रिकल हॉलो सिलेंडर ऐसा रखा हुआ है जो स्टेटर है और उसके अंदर सॉलिड सिलेंडर जो है वो रोटर है, वो इसके अंदर रखा हुआ है, वो घूमता है। दोनों के बीच में छोटा सा एयर गैप रहता है। बाहर वाला जो स्टेटर वाली पेरीफेरी है, जो ये स्टेटर वाला हॉलो सिलेंडर है, इसमें स्लॉट्स कटी हुई है पूरी, मतलब ग्रूव है जिसमें कंडक्टर्स रखे हुए हैं। और कितने कंडक्टर्स मैं बता रही हूँ? 6 कंडक्टर्स। और ये जो रोटर है इसको मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल जैसा। तो ये नॉर्थ और साउथ पोल का जो बार है ये ऐसा रखा हुआ है। अभी मैं इसको सिलेंड्रिकल ना दिखा के ऐसे दिखा रही जैसे एक स्लैब है मैग्नेट की और जो पूरे टाइम घूम रही है। तो नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, ऐसे करके ये रॉड है पूरी जिसको मैं ऐसे करके घुमा रही हूं। तो ये बाहर वाला स्ट्रक्चर स्टेशनरी है, ऐसे 6 कंडक्टर्स रखे हुए हैं इसमें, और अंदर वाला जो पोल्स है वो पूरे टाइम घूम रहा है, ऐसे दिखा रही हूं। तो उस रोटेटरी पार्ट पर मैंने ये पोल्स शो कर दिए हैं, ये वाले पोल्स। तो एक पेयर ऑफ पोल शो कर रही हूँ, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। बाद में मल्टीपल पोल्स की बाद में बात करते रहेंगे। अब इस पूरी पेरीफेरी पे मैंने 6 स्लॉट्स बनाई हुई है स्टेशनरी पार्ट पर। ये स्टेशनरी पार्ट है जनरेटर का जिस पर मैं 6 स्लॉट्स बनाई हुई है। 6 स्लॉट्स में मैंने 6 कंडक्टर्स रखे हुए हैं। डायमेट्रिकली अपोजिट ये कंडक्टर से, तो एक कंडक्टर ऐसा रखा हुआ है, दूसरा कंडक्टर ये रखा हुआ है और ये पेरीफेरी है पूरी स्टेटर की जो कि स्टेशनरी है। स्टेटर नाम से ही समझिए वो स्टेशनरी है। तो एक कंडक्टर यहाँ है, दूसरा कंडक्टर यहाँ है, ठीक। फिर मैंने 2 कंडक्टर का पेयर और लिया। तो आप देखिए कि यहाँ से इस कंडक्टर को मैंने प्लेस किया सेकेंड पेयर ऑफ कंडक्टर को 120 डिग्री बाद, और थर्ड पेयर ऑफ कंडक्टर्स को मैंने फिर से 120 डिग्री बाद प्लेस किया। मतलब मैंने सिमेट्रिकली प्लेस किया, यानी इसकी डायमीटर, ठीक है, और इसकी डायमीटर के बीच में यहां पर एंगल देखूं तो 120 डिग्री है। और बीबी डैश की डायमीटर को मैं विथ रिस्पेक्ट टू आर आर डैश की डायमीटर देखूं तो 240 डिग्री का डिफरेंस। मतलब ये 6 कंडक्टर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। अगर 2 कंडक्टर को देखो तो 60-60 डिग्री का एंगल डिफरेंस हो जाएगा इनके बीच में। और यही रीजन है बेटा कि 360 डिग्री में कंडक्टर्स को सिमेट्रिकली प्लेस करने पर हमें 3 फेज पावर मिलेगी वोल्टेजेस। तो वो 360 डिग्री ये वाले हैं जिसको 3 सर्किट से डिवाइड करिए तो एंगल डिफरेंस जो वोल्टेज जनरेशन का आ रहा है वो 120 डिग्री आ रहा है। तो 360 डिग्री में 3 सर्किट से हमारे पास कौन से? एक सर्किट हो जाएगा आर आर डैश से, एक सर्किट हो जाएगा वाई वाई डैश से, और एक सर्किट हो जाएगा बीबी डैश से। इस तरीके से 3 सर्किट के प्लेन से एक प्लेन जो है वो ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा प्लेन जो है वो इन दोनों की वजह से ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, और तीसरा प्लेन जो है वो इन दोनों बीबी डैश की वजह से ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये तीनों प्लेन्स एक दूसरे से मतलब उन प्लेन्स के बीच में देखा जाए तो 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है मैकेनिकली। और वही वो 3 सर्किट्स आर आर डैश, वाई वाई डैश और बीबी डैश वाले ये 3 सर्किट है जो 360 डिग्री के स्पैन में स्पेस में सिमेट्रिकली रखे हुए हैं। तो ये 360 ही क्यों है, 180 क्यों नहीं है, 90 क्यों नहीं है? वो इसलिए कि कंस्ट्रक्शन की वजह से ये पेरीफेरी हमेशा सर्कुलर होती है, और इस सर्कुलर पेरीफेरी की वजह से वो जो एंगल आ रहा है वो 360 डिग्री का आ रहा है। तो एक पेयर ऑफ कंडक्टर या ये एक कंडक्टर फर्स्ट कंडक्टर हो गया। तो कॉइल कौन सी? आर आर डैश कॉइल है। मतलब एक कंडक्टर यहाँ रखा है, एक कंडक्टर यहाँ रखा है, तो इन दोनों कंडक्टर से एक कॉइल बनी हुई है। इन दोनों कंडक्टर्स के फ्रंट एंड कनेक्शन, मतलब ये एक वायर इनको जोड़ रहा है और पीछे एक वायर इनको जोड़ रहा है, तो ये एक कॉइल बनी हुई है।
अब सेकेंड पेयर ऑफ कंडक्टर y और y डैश कैसे रखे, तो पहला पेयर ऑफ कंडक्टर ये r हो गया, ये r डैश हो गया, तो सेकेंड पेयर ऑफ कंडक्टर जो रखे हुए हैं वो ये y हो गया और ये y डैश हो गया। थर्ड पेयर ऑफ कंडक्टर में यहाँ पर होगा b और ये हो जाएगा b डैश। इस तरीके से 6 कंडक्टर इस पेरीफेरी पर सिमेट्रिकली रखे, ऐसे 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 और ऐसे 6 कंडक्टर रखे। इसकी जो लाइन है अलाइनमेंट की वो अलोंग माय पेन है ऐसे। अब ये पेयर ऑफ कंडक्टर से एक कॉइल बन रही, एक लूप बन रहा है, ये पेयर ऑफ कंडक्टर से एक लूप बन रहा है और ये पेयर ऑफ कंडक्टर से एक लूप बन रहा है। इन 3 लूप्स को मैं 3 सर्कल पर अलग अलग तरीके से शो कर रही हूँ। एक लूप ये वाला हो गया मतलब ऐसे, एक लूप ये वाला हो गया ऐसे और एक लूप ये वाला हो गया ऐसे। मतलब ये इनके प्लेन है। पहले लूप का प्लेन ऐसा है, दूसरे लूप का प्लेन कैसा होगा ऐसा और तीसरे लूप का प्लेन कैसा होगा ऐसा। ठीक, जब पोल्स जो होंगे नॉर्थ और साउथ पोल वो r और r डैश के रिस्पेक्ट में ऐसे रखा हो। r और r डैश कैसा है बेटा, मेरी फिंगर ये वाली r है और ये r डैश है और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो अभी इस नॉर्थ और साउथ पोल से जनरेट होने वाले लूप्स जो है वो 100% इस लूप को लिंक कर रहे हैं। ये लूप कैसा एग्जिस्ट कर रहा है ऐसे, ये लूप r और r डैश की वजह से कैसे कैसे एग्जिस्ट कर रहा है ऐसे, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे एग्जिस्ट हो रहे हैं ऐसे। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से प्रोड्यूस्ड फ्लक्स जो होगा वो इस लूप को हर तरीके से 100% लिंक कर रहे। इससे प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स पूरी तरीके से इन कंडक्टर्स के लूप्स को, r और r डैश के लूप को 100% लिंक कर रहा है। मतलब इस मूवमेंट पर हमेशा मैक्सिमम कनेक्शन होगा और मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा और r डैश में। जब आपका y और y डैश ऐसे है, मतलब लूप ऐसा है, तो पोल्स की डायरेक्शन ऐसी जब होगी तो मैक्सिमम इंटरलिंकिंग होगी लूप की, y डैश लूप की मैक्सिमम इंटरलिंकिंग होगी। जब b और b डैश है और पोल्स ऐसे रखे हुए हैं तो b और b डैश की वजह से पोल्स की मैक्सिमम लिंकिंग ऐसे होगी और यही 3 पोजीशन मैंने यहाँ शो की हुई। तो जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे होंगे तो r और r डैश में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। पोल्स की पोजीशन ऐसी होगी तो y और y डैश में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा, और b और b डैश की पोजीशन जब ऐसी होगी तो और पोल्स की पोजीशन ऐसी होगी तो मैक्सिमम ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा b डैश में। पर जब पोल्स की पोजीशन ये है, उसके बाद ये घूम के पोल जब 120 डिग्री से घूम जाता है तब y डैश में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हुआ। मतलब यहाँ पे ये वाली पोजीशन में मेरी ये है, ये वाली पोजीशन मेरी ये वाली है और ये वाली पोजीशन जो है वो ये वाली है। ये 3 इंस्टेंट्स ये वाले शो करके रखें और तीनों में 120 डिग्री बाद ईएमएफ मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ तो पूरे टाइम इंड्यूस होगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो फ्लक्स लिंक होगा। मैंने ये वाले फ्लक्स लिंकिंग की पोजीशन कौन सी बताई है, मैक्सिमम वाली। मतलब ये इंस्टेंट बताया जिसको मैं 1 बोल रही हूँ, ये इंस्टेंट बताया 2 और वो इंस्टेंट बताया 3। अब इसके अलावा इन बिटवीन जहां भी पोल्स की पोजीशन होगी उस हिसाब से, मतलब जब पोल्स ऐसे होंगे, अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब नॉर्थ और साउथ पोल वर्टिकल है तो r और r डैश से कोई फ्लक्स लिंकिंग नहीं हो रहा है, तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग r और r डैश में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, मतलब 0 है। जब ये पोल्स जो है घूमते घूमते 45 डिग्री पर आ जाएंगे तो यहाँ पर इतना ईएमएफ r और r डैश में कुछ फ्लक्स की लिंकिंग होने लगेगी तो r और r डैश में इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा पोल, मतलब ऐसी पोजीशन पे आ जाएगा तो r और r डैश में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर वापस इस पोजीशन से और 45 डिग्री पे आ गए तो r और r डैश में इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर वर्टिकल हो गए तो r और r डैश में 0 ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब ये पूरा घूम के नॉर्थ पोल नीचे आ जाएगा और साउथ पोल ऊपर हो जाएगा,
मतलब पोल्स की पोजीशन 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगी, तो फिर आर और आर डैश में जीरो फ्लक्स लिंकिंग होगी, तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग जीरो ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर नॉर्थ पोल यहाँ आ जाएगा, मतलब 45 डिग्री पे यहाँ आ जाएगा, तो इसमें फिर से ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, निगेटिव डायरेक्शन का इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर इस तरफ साउथ नॉर्थ पोल आ जाएगा और इस तरफ साउथ पोल आ जाएगा, तो ये मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा, पर निगेटिव मैग्नीट्यूड का, निगेटिव पोलैरिटी का होगा, तो फिर ये निगेटिव पीक आ जाएगा आर और आर डैश का। इस तरीके से जब ये पूरा और 180 डिग्री से घूम जाएगा, तो पूरा एक साइकिल ईएमएफ इंडक्शन का आर और आर डैश में होगा। तो साइमल्टेनियसली उन्हीं सारे इंस्टेंट्स पे ये जब पूरा 360 डिग्री घूम के नॉर्थ पोल वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा, तो उस वक्त अलग अलग इंस्टेंट्स पर वाई वाई डैश भी लिंक हो रहे होंगे अलग अलग मैग्नीट्यूड के फ्लक्स से, और बी डैश का लूप भी लिंक हो रहा होगा, तो उनमें भी करस्पॉन्डिंगली ईएमएफ इंड्यूस होगा वी वाई में। नॉर्थ टू साउथ पोल एक पूरा ये जब सर्कल कंप्लीट कर लेगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये कंप्लीट साइकिल वी वाई का कंप्लीट होगा और ये कंप्लीट साइकिल वी बी का कंप्लीट होगा। इस तरीके से लिंकिंग ऑफ फ्लक्स का एक्सटेंट हर कॉइल के साथ हर इंस्टेंट पे डिफरेंट होगा, बट ईएमएफ का जो पैटर्न मिलेगा वो ऐसा साइनोसाइडल हमें मिलेगा। और 3 वोल्टेजेस 120 डिग्री के प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि तीनों कॉइल्स फिजिकली 120 डिग्री एक दूसरे से रखी हुई है, 120 डिग्री एक दूसरे से डिस्प्लेस्ड रखी हुई है मैकेनिकली भी, इसलिए इलेक्ट्रिकली भी हमें कितना फेज डिफरेंस मिल रहा है 120 डिग्री का, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल घूमते घूमते सबके साथ इंस्टेंट वाइज अपनी पोजीशन के हिसाब से पर्टिकुलर कॉइल के साथ कुछ एक्सटेंट ऑफ फ्लक्स लिंकिंग डेवलप करेंगे। तो ग्रेजुअल वेरिएशन ऑफ फ्लक्स की वजह से ग्रेजुअल फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ कभी जीरो से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से जीरो, देन निगेटिव मैक्सिमम, देन जीरो, ऐसे प्रोड्यूस होते रहेंगे तीनों कॉइल्स में। और तीनों की सिमेट्रिकल पोजीशन पूरी सर्कुलर पेरीफेरी पर होती है, इसलिए रोटेशन ऑफ पोल से 120 डिग्री ईएमएफ डिफरेंस 120 डिग्री डिफरेंस के ईएमएफ इंड्यूस होते हैं। तो अब आपको समझ में आएगा कि न्यूमरेटर में 360 डिग्री लेकर ही क्यों डिफाइन किया जाता है कि 3 फेज सिस्टम में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, क्योंकि ये पेरीफेरी जो एंगल सबस्टेंड करती सेंटर पर वो 120 डिग्री और सिमेट्रिकली 120 डिग्री डिफरेंस पर कॉइल्स को भी रखा जाता है। पहला कॉइल ऐसा रखा है तो दूसरा कॉइल ऐसा रखा है तो तीसरा कॉइल ऐसा रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैं 3 फेज जनरेटर से रिलेटेड आपको बताने वाली थी, बहुत लेमैन लैंग्वेज में बताया है ताकि फर्स्ट ईयर के बच्चे भी समझ सके। पर उम्मीद है आप लोग को आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे आज के लेक्चर को लाइक कर दीजिए, आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। थैंक यू।